कल होने वाली है मेडप्लस आईपीओ की लिस्टिंग, यानी कि 23 दिसंबर को हमें मेडप्लस आईपीओ की लिस्टिंग होती हुई दिखेगी एनएससी और बीएससी के ऊपर। तो इस आईपीओ के अंदर भी हमें ये नेगेटिव लिस्टिंग का खतरा तो मंडराता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो लास्ट के दो आईपीओ की लिस्टिंग हमें होती हुई देखने को मिली थी उनके अंदर रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को अच्छा खासा नुकसान हमें होता हुआ देखने को मिला। मेडप्लस आईपीओ के बारे में मैं आपको पूरी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इस आईपीओ के अंदर नेगेटिव लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी या नहीं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, जहां से कि आप आईपीओ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकते हो। मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज लिमिटेड कंपनी की शुरुआत हमें होती हुई देखने को मिली थी नवंबर 2006 के अंदर, और उसके बाद से कंपनी ने ज़बरदस्त ग्रोथ की और अब जाकर 2021 के अंदर कंपनी बन चुकी है देश की सेकंड लार्जेस्ट फार्मेसी रिटेलर्स। लेकिन सबसे पहले जो हमारे पास मार्केट लीडर निकल के आती है वो है अपोलो फार्मेसी। तो जो कंपनी जो हमारे पास ये मेडप्लस की कल लिस्टिंग होने वाली है, तो ये कंपनी आप ये मान सकते हो सेकंड नंबर पे, क्योंकि कंपनी के पास जो नंबर ऑफ स्टोर्स है उसके मामले में भी और जो कंपनी के रेवेन्यूज आते हैं ऑपरेशन से उसके मामले में भी, यानी कि जो इस सेक्टर का लीडर है वो अपोलो फार्मेसी और उसके बाद कंपनी जो हमारे पास निकल के आती है वो मेडप्लस सेकंड नंबर पर। तो अब कंपनी का जो वर्क है, मतलब कंपनी करती क्या है वो मैं आपको बताऊं, तो कंपनी का जो मेन फोकस है वो है फार्मास्यूटिकल और वेलनेस प्रोडक्ट्स, और कंपनी के जो मतलब आप ये मान सकते हो फर्स्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अंदर भी कुछ थोड़ा बहुत आप ये मान सकते हो एक्सप्लोजर है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो मतलब ये टॉयलेटरीज के आइटम्स को सेल करती है, बेबी केयर प्रोडक्ट्स और सोप्स एंड डिटर्जेंट्स एंड सैनिटाइजर्स। और कंपनी का यूँ मान सकते हो मैन्युफैक्चरिंग भी करती है कंपनी खुद, अपने कंपनी के पास 3 प्लांट्स है और उसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में फुल डिटेल देने वाला हूँ। अगर हम बात करें स्टोर्स की, तो अभी तक जो कंपनी के पास स्टोर्स की संख्या है वो लगभग 2,000 स्टोर्स है, और यूँ मान सकते हो आप कंपनी मतलब एक जोग्राफिकल लिमिटेशंस के अंदर फंसी हुई है। कंपनी का जो फोकस है वो हमेशा साउथ इंडिया की तरफ ही हमें देखने को मिल रहा है, कंपनी का नॉर्थ इंडिया या फिर और मतलब इंडिया के दूसरे पार्ट्स के अंदर हमें ज़्यादा फोकस देखने को नहीं मिला। कंपनी का मेन फोकस तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र यहीं पे हमें देखने को मिलता है। अगर मैं आपको बताऊं कंपनी के कुछ बेसिक से फाइनेंशियल्स के बारे में, तो अगर आपको इसके कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो आप देख पाओगे कंपनी प्रॉफिटेबल थी हमारे पास। 2019 के अंदर भी कंपनी लगभग 12 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, लेकिन 2020 के अंदर कंपनी में घाटा था, मतलब आपको प्रॉफिट कम होता हुआ देखने को मिला 1,80,00,000। लेकिन 2021 के दिसंबर के आते आते कंपनी में जो प्रॉफिट आया वो वापस आप देख पाओगे 63 करोड़ का हमें प्रॉफिट देखने को मिला है, जो आप ये मान सकते हो बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट कंपनी को होता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें इस क्वार्टर के अंदर, तो आप देख पाओगे जो ये हमारे पास डाटा निकल के जो है 66 करोड़ का तो बस इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी को प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ये आईपीओ वाला साल है, और जैसा कि आपको पता है कि आईपीओ आने से पहले कंपनीज का मतलब बैलेंस शीट अपने आप इतनी अच्छी हो जाती है, और जो है लास्ट ईयर का हमारे पास जो ये डाटा आता है जिसमें कंपनी प्रॉफिट अपना बताती है वो मतलब नंबर्स कुछ ना कुछ ज़्यादा ही हमें देखने को मिलते हैं। तो ये आने वाले टाइम के अंदर हमें देखना होगा कि कब कितना मतलब स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स हमारे पास आते हैं। तो जैसा ये कंपनी हमारे पास लास्ट 3 ईयर से पॉजिटिव थी, तो इस हिसाब से जो रिटेलर्स हैं उनके लिए एक और बहुत ही अच्छी बात इस आईपीओ में थी वो थी कि इसमें रिटेलर्स के लिए जो कोटा था वो था 35% का, यानी कि मतलब अच्छा खासा रिजर्वेशन हमें रिटेलर्स को देखने को मिला था। लेकिन इस आईपीओ के अंदर आपको एक और गड़बड़ होती हुई देखने को मिली थी कि इस आईपीओ का जो यूपीआई मैंडेट आया था वो लगभग 2 बार के आसपास लोगों के पास आ गया, जिसने भी सेकंड टाइम वो मैंडेट को अप्रूव कर दिया था उसकी एप्लीकेशन अपने आप रिजेक्ट हो गई। तो इसी वजह से इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुई हैं। जो हमारे पास ये आईपीओ निकल के आ रहा है मेडप्लस आईपीओ, इसके अंदर हमारे पास जो है आईपीओ आया, इसके अंदर आप देख पाओगे हमारे पास बिल्कुल नामी गिरामी फंड्स यहाँ पे इन्वेस्ट करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट फंड, ब्लैक रॉक्स यहाँ पे हो गया, फिडिलिटी हो गया, नमूरा हो गया, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, एचडीएफसी। तो आप यूँ मान सकते हो कि इसके अंदर जो भी हमारे पास नामी गिरामी फंड थे वो सारे इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप देख पाओगे आदित्य बिरला, सन लाइफ है, एसबीआई म्यूचुअल फंड और निप्पॉन कोटक। तो आप यूँ मान सकते हो हमारे देश के जितने भी बड़े मतलब म्यूचुअल फंड्स हैं या फिर जो फंड हाउसेस हैं उन्होंने इस आईपीओ के अंदर एप्लीकेशंस लगाई हैं एंकर बुक के अंदर, और उन्हें अलॉटमेंट मिल चुका है। और इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे देश के लगभग 7 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने अलग अलग अपने 18 स्कीम्स के तहत इस आईपीओ के जो एंकर बुक है उसके अंदर पार्ट लिया है। और एंकर बुक के जो भी ये इन्वेस्टर्स होते हैं इनका जो लॉक इन का पीरियड होता है वो होता है 30 डेज का, यानी कि 30 डेज से पहले ही अपने शेयर्स को नहीं बेच सकते। तो आप ये देख पाओगे इतने ज़्यादा शेयर होल्डर मतलब बड़े बड़े नाम से यहाँ पे, और ये 30 डेज के लॉक इन पीरियड में मतलब यहीं पे रुकने के लिए तैयार हैं। तो आप ये मान सकते हो कि इस आईपीओ के अंदर आपको अच्छा खासा मतलब गेन देखने को मिल सकता है।
तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये आईपीओ इसके अंदर सब्सक्रिप्शन का कैसा स्टेटस निकल के आया था। अब ये स्टेटस आप देख के बिल्कुल चौंक जाओगे कि इस आईपीओ के अंदर क्यूआईबीज ने लगभग 114 टाइम्स सब्सक्राइब किया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है क्यूआईबीज की तरफ से। और जो एचएनआई है उन्होंने इस आईपीओ में क्यूआईबी से कम सब्सक्रिप्शन किया है, लगभग 87 टाइम्स, यानी कि ये तो बहुत ही कम हमें होता हुआ देखने को मिलता है कि किसी आईपीओ के अंदर क्यूआईबीज का सब्सक्रिप्शन हमें ज़्यादा देखने को मिलता है और एचएनआई का सब्सक्रिप्शन हमें कम देखने को मिलता है। और उसके बाद अगर हम बात करें रिटेलर्स की, तो रिटेलर्स ने इस आईपीओ के अंदर बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगाई, 5.34 टाइम्स से ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। और अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की, तो लगभग 16 लाख के आसपास एप्लीकेशंस इस आईपीओ में हमें लगती हुई देखने को मिली थी। लेकिन उन एप्लीकेशन से भी आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस रिजेक्ट होती हुई देखने को मिली, क्योंकि इस आईपीओ के अंदर हमारे पास दो दो यूपीआई मैंडेट की रिक्वेस्ट आई। तो उसके बाद वो जो जिसने भी वो सेकंड आईपीओ जो मैंडेट थी वो अप्रूव की, तो उसके बाद उसकी जो फर्स्ट मैंडेट थी वो भी कैंसिल हो गई और उसके बाद उसको इस आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला है। तो उस हिसाब से रिटेलर्स को इस आईपीओ में अच्छा खासा अलॉटमेंट मिल गया है और उसे अप्लाई किए थे तो उसको आराम से आईपीओ अलॉटमेंट मिल गया हुआ और उसने अलग अलग डीमेट अकाउंट से आईपीओ अलॉट एप्लीकेशंस लगाई थी। तो मैं आपको कहता ही हूँ कि आप मतलब आईपीओ में अगर आपको आपके चांस बढ़ाने हैं, मैक्सिमम करने हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डीमेट अकाउंट आपके फैमिली मेम्बर्स के नाम से खोलने चाहिए और उसके बाद आपको उससे आईपीओ में एप्लीकेशंस लगानी चाहिए। तो अगर आपने अभी तक भी अकाउंट नहीं खोला तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपस्टॉक्स का डीमेट अकाउंट का लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से फ्री अकाउंट खोल सकते हो और उसके बाद आप आपके फैमिली मेम्बर्स के नाम से आईपीओ के अंदर एप्लीकेशंस लगा सकते हो। तो अब हम बात करते हैं मेडप्लस आईपीओ की हमें लिस्टिंग कहाँ पे होती हुई देखने को मिलने वाली है। तो मेडप्लस आईपीओ का जो करंट का हमारे पास जीएमपी निकल के आ रहा है वो 125 रुपीज़ के आसपास, और जो इसका इशू प्राइस था वो था 796 रुपीज़। तो इस हिसाब से जो हमारे पास लिस्टिंग गेन निकल के आ रहा है वो फिलहाल 15% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है जीएमपी की तरफ से। लेकिन जैसा आपने देखा कि आज हमारे मार्केट की कंडीशन अच्छी खासी थी और कल भी हमें यही उम्मीद है कि मार्केट पॉजिटिव ही रहेगी। तो इस हिसाब से अगर आप मेरी मानो तो इस आईपीओ के अंदर आपको लिस्टिंग वो इससे जो हमारे पास फिलहाल जीएमपी जो पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है उससे तो बहुत ही अच्छी लिस्टिंग हमें होती हुई देखने को मिलने वाली है। जहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशन है मेडप्लस आईपीओ की लिस्टिंग की, तो हमारे पास जो लिस्टिंग प्राइस निकल के आएगा वो निकल के आएगा 950 रुपीज़ से लेकर 1050 रुपीज़। लेकिन जो अभी करंट का जीएमपी अगर हम उस हिसाब से कैलकुलेशंस लगाए तो हमारे पास जो ये लिस्टिंग प्राइस निकल के आता है ये आता है लगभग 916 रुपये के आसपास। लेकिन वही बात है कि जो मेरा अनुमान है उसमें आपको ये 950 रुपये तो कम से कम इसकी लिस्टिंग देखने को मिलने वाली है और इससे अच्छी ही आपको लिस्टिंग होते हुए देखने को मिलेगी। अब जो इस आईपीओ के हमारे पास और जो फैक्टर्स आते हैं वो आते हैं एचएनआई कॉस्ट क्या था इस आईपीओ का। तो जो मेडप्लस आईपीओ का हमारे पास एचएनआई कॉस्ट निकल के आया था 8.5% के हिसाब से वो था हमारे पास 110 रुपये के आसपास, और जो हमारे पास लगभग 10% के रेट के हिसाब से निकल के आया था वो था हमारे पास 130 रुपये के आसपास। तो अगर आप मेरी मानो तो आपको जो ये लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी इसके अंदर जो एचएनआई कॉस्ट होगा वो जीएमपी से हमें कम होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट आपने देखा आज अच्छा खासा सुधर गया। तो कल तक जब तक इस आईपीओ की हमें लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी और लेट नाइट जो ट्रेड होते रहेंगे उस हिसाब से आपको जो जीएमपी है ये आराम से 130 रुपीज़ से ऊपर आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो एचएनआई है वो भी इस आईपीओ में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे और हमें इस आईपीओ में सेलिंग प्रेशर जो आता हुआ देखने को मिलता था वो कम आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट बात आती है वो आती है कि हमें मेडप्लस आईपीओ की अलॉटमेंट मिल गई, तो उसके बाद अब हमें इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। तो जो मेडप्लस आईपीओ उसका जो हमें स्टॉप लॉस लगाना है वो लगाना है 926 रुपीज़ पे। तो इसका जो लॉजिक है वो ये कुछ इस प्रकार से कि इसका जो इशू प्राइस था वो था 796 रुपीज़, और जो इसका एचएनआई कॉस्ट मैंने कैलकुलेट किया है वो मैंने 130 रुपीज़ किया, जो कि 10% के आसपास है। और ज़्यादातर जो एचएनआई से उन्हें इससे कम ही मिला हुआ, क्योंकि इस आईपीओ के अंदर आपने देखा होगा सब्सक्रिप्शन हमें एचएनआई की तरफ से कम ही देखने को मिला है। तो इस हिसाब से जो इसका स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए वो लगाना चाहिए 926 रुपीज़, और उसके बाद जैसे ही इसकी लिस्टिंग हो जाती है तो आपको जो स्टॉप लॉस है इसको ट्रेल करते रहना चाहिए। और जैसे आपने देखा होगा लास्ट आईपीओ के अंदर भी जो मार्केट मतलब मूड माहौल कुछ खराब ही चल रहा है, तो उस हिसाब से आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली है, तो उसको टैकल करने के लिए आपको स्टॉप लॉस तो लगाना ही होगा। अब जो नेक्स्ट बात आती है वो ये आती है कि अगर आपको इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिली है तो आपको अलॉटमेंट को रखना चाहिए या फिर आपको सेल कर देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो आपको इस आईपीओ के अंदर जो आपको लिस्टिंग डे के अंदर गेन मिल रहा है आप उसको बुक कीजिए, और उसके बाद आप मतलब बाद में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको और अच्छे प्राइस पे मिले, क्योंकि जो मार्केट के सेंटीमेंट्स हैं वो कुछ अच्छे हमें अभी तक भी देखने को नहीं मिले, वो कुछ और भी खराब हो सकते हैं। जैसे अगर आपको कल इसके लिस्टिंग 30% के आसपास गेन पे देखने को मिल जाए तो आप आराम से आपका प्रॉफिट को बुक कर सकते हो, या फिर आप अगर ये चाहते हो कि मैं पूरा दिन का एक्शन देखूँ तो आप लगभग 50% को मॉर्निंग में बुक कीजिए और 50% को डे क्लोजिंग से पहले आप बुक कर सकते हो। आपके मेरा मानना है वहाँ जहाँ तक ठीक है तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर 30% का भी आपको प्रॉफिट लिस्टिंग वाले दिन हो रहा है तो अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है मेडप्लस आईपीओ के लिए, और आप इसको आराम से बुक कर सकते हो और आप आगे जो और आईपीओ आएंगे उनके अंदर इन्वेस्ट भी कर सकते हो। क्योंकि
जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन आईपीओ के अंदर आती है वो ये आती है कि आईपीओ की लिस्टिंग के बाद जो आईपीओ मतलब आप यूँ मान सकते हो कूल डाउन होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तो उसके अंदर आपका जो पेशेंस है उनका टेस्ट होता है और उसके बाद ही ये स्टॉक कहीं जाकर आपको रॉकेट बनता हुआ देखने को मिलता है। तब तक ज़्यादातर रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इसको मतलब लॉस के अंदर ही सेल कर देते हैं और उसके बाद मतलब ये बाद में रिग्रेट ही बना रहता है कि हमें इस आईपीओ को उस दिन सेल कर देना चाहिए था या फिर इसको रखे रहना चाहिए था। सो उससे जो बेस्ट है मतलब अगर आपको 30% तक भी गेन मिल रहा है तो आप इस आईपीओ को कंप्लीटली एग्जिट ले सकते हो। सो दोस्तों दिस इज ऑल इन द वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको मेटप्लस आईपीओ के लिस्टिंग के बारे में मतलब अच्छे से पता चल गया होगा कि आपको इसकी लिस्टिंग कहाँ पे होती हुई देखने को मिलेगी और आपको कहाँ का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और आपको इस आईपीओ में नेगेटिव लिस्टिंग होती है कि तो अभी तक हमें कोई भी संभावना देखने को नहीं मिल रही है। तो अगर आपको जो हमारे डाटा पैटर्न आईपीओ इसके अंदर अलॉटमेंट मिल गई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे आपको डाटा पैटर्न आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिली या नहीं मिली, क्योंकि उस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिलना बहुत ही मुश्किल काम था और उसमें रिटेलर्स की एप्लीकेशन भी बहुत ही ज़्यादा लगती हुई देखने को मिल रही थी। सो दिस इज ऑल इन द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दिस इज फाइनेंशियल गुरु साइनिंग ऑफ।